हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लियो अकेडमी। कल हमने पढ़ा पाचन तंत्र के बारे में। पाचन अमेवा में पाचन पढ़ लिया हमने, और कैसे अपने पादप की सहायता से भोजन को जो खाद्य कण मिलता है उसको अंदर लेके रिक्तका में उसका पोषण करता है। फिर मानव में जो पाचन होता है आहारनाल के द्वारा होता है। तो आहारनाल में क्या होता है, जैसे पाचन में 5 क्रिया मुख्य होते हैं। सबसे पहले हम भोजन को अंदर लेते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं। अंतर्ग्रहण करने के बाद पाचन होता है, और पाचन के बाद अवशोषण, जो बच गया खाना उसका अवशोषण करेंगे, और अवशोषण के बाद स्वांगीकरण होगा और वैक्षेपण करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो स्वांगीकरण है ना, इसका ध्यान में रखना आपको। स्वांगीकरण में क्या होता है, स्वांगीकरण ये जो प्रक्रिया होती है, ये आपके जो शरीर का रक्त होता है, रक्त ब्लड ब्लड के अंदर होती है। ठीक है, बाकी चारों चीजें अंतर्ग्रहण है, पाचन है, अवशोषण और वैक्षेपण, ये चारों चीजें किसके अंदर होंगी, आहारनाल के अंदर होंगी। ये चारों चीजें आहारनाल के अंदर होती हैं, और जो स्वांगीकरण है ये रक्त के अंदर होता है। और जो स्वांगीकरण की क्रिया है इसके अंदर आपका जो लीवर होता है, मानव का जो लीवर है ना, ये लीवर, ये इसकी सहायता करेगा। ठीक है, तो स्वांगीकरण में सहायता करने वाला कौन सा होता है, लीवर। लीवर के बारे में पता होना चाहिए। लीवर क्या होता है, शरीर की, जो मानव शरीर है उसकी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, लीवर होता है। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, इसके यहाँ से पित्ताशय निकलता है, ये ध्यान में रखना है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं, डिटेल से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका पाचन का जो डायग्राम है ये क्लियर होना चाहिए। डायग्राम आराम से देखना है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार 10 बार, जितनी बार भी बनाना है, और ये क्लियर होना चाहिए। डायग्राम है, इसके कुछ नाम है जो मैं लिख रहा हूँ वो आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऊपर से स्टार्ट करें। नासा आ रहा है, नाक आ रहा है ना आपका, नाक से हम लिख देंगे नासा द्वार। ठीक है, मुख आ गया, मुख द्वार हो गया। और देखो मुख के अंदर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लाल ग्रंथि पाई जाती है, तो लाल ग्रंथि लिख देंगे। तो ये ऊपर है ना, एक तो कान के पास होती है, एक ये जबड़े में होती है, तो इसको बोलते हैं लाल ग्रंथि। ये लाल ग्रंथि हो गया। नीचे आएगा, फिर यहाँ पे गले के ऊपर, जहाँ पे दोनों मुख और जो आपकी ग्रास नाला दोनों जुड़ते हैं, वहां पे एक ग्लोटिस पाया जाता है। ये क्या करेगा, जब खाना खा रहे हो तो श्वास लेने को बंद करेगा, और जब श्वास लेते हैं तो ये जो आहार नाल है आपका उसको, गेट को बंद करता है। उसके बाद में आता है आपका ग्रास नाल। ग्रास नाल के नीचे आएगा अमाशय, और अमाशय के दाएं साइड में आता है यकृत। यकृत के जस्ट नीचे यकृत से जुड़ी रहती है, जहां से पीतरस निकलता है, उसको बोलते हैं पित्ताशय, जहाँ पे ये भंडारण होता है इसका। ठीक है, पित्ताशय के जस्ट आगे रहता है अग्नाशय आपका। अग्नाशय के बारे में एक चीज ध्यान में रखनी है, देखो सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, यकृत। अग्नाशय क्या होता है, मिश्रित ग्रंथि होती है, बहिस्त्रावण भी करती है, मतलब कुछ हार्मोन। ग्रंथि क्या होती है, 2 प्रकार की होती है, एक तो बहिस्त्रावण और एक अंतःस्त्रावण। दोनों किस प्रकार होंगे, एक तो क्या करेंगे, हार्मोन का स्त्रावण करेंगे, और एक एंजाइम करेंगे। तो जो आपका अग्नाशय है ये दोनों प्रकार की करती है, हार्मोन भी स्त्रावित करती है और एंजाइम भी स्त्रावित करती है। ठीक है, तो इसके बाद में जो आपका अमाशय का अगला पार्ट है वो किससे जुड़ा रहेगा, छोटी आंत से जुड़ा रहेगा। छोटी आंत से, छोटी आंत तो क्या बोल सकते हो आप, शुद्रांत बोल सकते हो, शुद्रांत बोल सकते हो। ठीक है, छोटी आंत फिर ये जुड़ेगी, उसको बड़ी आंत, बड़ी आंत बोल सकते हो। बड़ी आंत को आपको देखने को मिल सकता है वर्धांतर, वर्धांतर देखने को मिल सकता है। ठीक है, एक चीज और ध्यान में रखना ना, जहाँ पे छोटी आंत और बड़ी आंत जुड़ती है उसके पास में एक नली का रूप में पाई जाती है, छोटी सी इतनी सी ट्यूब में पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं, परिसेशिका। परिसेशिका बोलते हैं, या अंग्रेजी में इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। जो आपको अपेंडिक्स का पेन होता है ना, वो यहाँ से होता है, जहाँ पे छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों आपस में जुड़ती है वहां पे। ठीक है, उसके बाद में बड़ी आंत जुड़ी रहती है आपकी जो मलाशय होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है ना, जहाँ पे इकट्ठा होता है मलाशय, ये जुड़ता है मलाशय से। और मलाशय रहता है गुदाद्वार से जुड़ा, और गुदाद्वार का जो अपशिष्ट पदार्थ होता है हम उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये पूरी यहाँ से मुंह से लेके पूरी चलेगी अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, सारे काम करके यहाँ तक गुदा तक, इसको पूरी आहार नाल बोलते हैं। तो ये चारों क्रिया होती है ना, 5 बताया मैंने पाचन में आपको, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और वैक्षेपण। स्वांगीकरण रक्त में होगा आपका, ब्लड, शरीर के अंदर जो रक्त होता है उसके अंदर रहेगा, और बाकी जो चारों क्रिया है वो किसके अंदर होगी, वो आहार नाल के अंदर होगी। यहाँ से इसकी पूरी जो प्रक्रिया आहार नाल के अंदर होती है। ठीक है, तो आहार नाल के बारे में आपको याद रखना है, आहार नाल एक मुंह गुहा से स्टार्ट होगी और गुदा द्वार तक रहेगी। इसकी कुल लंबाई रहती है 8 से 10 मीटर, 8 से 10 मीटर लंबाई रहती है, इतना ध्यान में रखना है। डायग्राम याद होना चाहिए, पाचन में क्या क्या होता है वो पता होना चाहिए, कौन कौन सी क्रिया होती है, कौन कौन सी क्रिया नहीं होती है। 4 ऑप्शन दे देगा, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और वैक्षेपण।
निम्न में से कौन सी क्रिया है जो मानव पाचन में नहीं होती है? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर का, तो वो कौन सा होगा? स्वंगीकरण। इसका ध्यान में रखना है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, मुख क्या होता है, मुख के अंदर क्या क्या होते हैं, ग्रासनाल क्या है, इसकी लंबाई कितनी है, अमाशय कितना आएगा, अग्नाशय क्या है, यकृत क्या है, छोटी आंत, परिशेषिका, मलाशय, बड़ी। हाँ देखो, अब आगे देखते हैं, डिटेल से पढ़ते हैं ना। सबसे पहले क्या देखेंगे? मुख द्वार। मुख द्वार में क्या क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, मुख में 4-5 प्रकार की चीजें होती हैं। एक तो जबड़ा, एक होता है तालु, जीभ, जीभ के बाद में मुख में लार ग्रंथि बताई मैंने, वो होती है, और एक दांत होते हैं आपके। 5 चीजें पाई जाती है ना, तो 5 के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, थोड़ा काम आएगा। ये देखते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं जबड़े के बारे में। अपना जबड़ा क्या होता है? 2 प्रकार से बना होता है, एक ऊपर वाला जबड़ा और एक नीचे जबड़ा, 2 प्रकार का होता है। ऊपर वाला जबड़ा है वो हमेशा 3 प्रकार के हड्डियों से मिला होता है, ध्यान में रखना। जबड़ा है, जबड़े के बारे में पढ़ते हैं। 5 प्रकार का मैंने बताया, आपको ध्यान में रखना। मुख क्या होता है? मुख में कितनी? 5 चीजें होती है। जबड़ा हो गया, तालू हो गया, जीभ हो गया, लार ग्रंथि हो गई और दांत। 5 चीजें होती हैं, ठीक है। 5 में सबसे पहले क्या हम पढ़ रहे हैं? जबड़ा। जबड़ा क्या होता है? 2 प्रकार का बना होता है, 2 प्रकार का होता है। एक ऊपरी जबड़ा होता है, एक तो क्या होता है? ऊपरी जबड़ा, एक होता है निचला जबड़ा। एक ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा, इतना ध्यान में रखना है। ऊपरी जबड़ा 3 प्रकार की हड्डी का होता है, 3 प्रकार की हड्डी से मिलकर बना होता है, और नीचे वाला 1 प्रकार की हड्डी से होता है। इसीलिए ऊपर वाला क्या होता है? हमेशा स्थायी, स्थायी बोल सकते हो या स्थिर बोल सकते हो, स्थिर होता है, ठीक है। और नीचे वाला क्या होता है? हमेशा गतिशील। ट्राई कर सकते हो, देखो नीचे वाला हिल सकता है, ऐसे ऐसे हिलाएंगे, हिलता है। ऊपर वाला हमेशा नहीं हिलेगा। 3 प्रकार की हड्डियां होती है, प्रोमेक्सिला होते हैं, मैक्सिला होती है और पेलेंटाइन। 3 प्रकार की हड्डियां, नाम याद रख सकते हो, पीछे बता रहा हूँ नाम। प्रोमेक्सिला है, पेलेंटाइन है और मैक्सिला, ठीक है। और नीचे वाली 1 प्रकार की हड्डी होती है, उसको बोलते हैं डेंटाइन, ठीक है। 4 प्रकार की हड्डी होती है, ये जबड़ा मिलकर बना होता है, इतना याद में रखना है। जबड़े में पीछे बता रहा हूँ, मुख है, मुख के अंदर 5 चीजें होती हैं। जबड़े से स्टार्ट करें, जबड़ा, तालु, जीभ और लार ग्रंथि और दांत, ठीक है। 5 प्रकार की होती है। 5 में सबसे पहले जबड़े की बात करें। जबड़ा 2 प्रकार का होता है, ऊपरी जबड़ा और नीचे वाला जबड़ा। देखो मुंह से खोलेंगे ना, एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया, 2 प्रकार का जबड़ा होता है, ठीक है। ऊपर वाला जबड़ा हमेशा स्थिर रहता है। स्थिर क्यों रहता है? क्योंकि 3 प्रकार की हड्डी से मिलेगा, 3 प्रकार की हड्डी ना आपस में जुड़ जाएंगी, स्थिर रहेगा हमेशा। और नीचे वाला 1 प्रकार की हड्डी से होता है, जो गतिशील रहेगा हमेशा। तो नीचे वाले 1 प्रकार की हड्डी, उसका नाम है डेंटाइन, डेंटाइन, ठीक है। ऊपर वाला मैक्सिला, प्रोमैक्सिला और पेलेंटाइन, 3 प्रकार की हड्डियां। याद नहीं रखो तो भी चलेगा, याद रखो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इतना जरूर ध्यान में होना चाहिए, 2 प्रकार का जबड़ा होता है, ऊपर वाला 3 प्रकार की हड्डी का होता है, नीचे वाला 1 प्रकार की हड्डी का होता है। इतना बस 2 लाइन लिख दोगे तो बहुत चलेगा। ये स्थिर होता है, वही गतिशील होता है, ठीक है। उसके बाद में तालु। ऊपर तालु रहता है, एक मांसल संरचना रूप में रहता है ना, और जो मांसाहारी जीव होते हैं उसमें कठोर संरचना, जो तालु होता है ना, ऊपर वाला तालु, इसकी बात कर रहे हैं। मांसाहारी में कठोर होता है, शिकार करने में काम आता है, ठीक है। तालु होता है आपका, और जीभ होती है। इन दोनों के बीच में मांसल संरचना, आपको अगर मुंह खोल के देखोगे ना, तो एक संरचना दिखेगी, मांसल संरचना होती है ना, मांसल संरचना, उसको क्या बोलते हैं? एक मांसल संरचना होती है, उसको वोल बोलते हैं ना, वल्वा बोलते हैं। नीचे वाले जो आपको उल्टी होती है ना, कई बार क्या होता है, ज्यादा खा लेते हैं और कर लेते हैं, तो उस वाल को टच करके, अंगुली से टच करके हम उल्टी करते हैं, उसी संरचना की बात कर रहे हैं। तो वो मांसल संरचना होती है, कहाँ पे होती है? जीभ होता है आपका, और तालु होता है, उन दोनों के मध्य होती है। तो 2 चीज क्लियर हो गए, जबड़ा हो गया, तालु हो गया, फिर क्या बचा? जीभ। जीभ क्या होता है? जीभ यहाँ पे आपको एक हाइड उपकरण होता है ना, हाइड उपकरण, और ये जो अपन निचला जबड़ा होता है, इस दोनों के मध्य स्थित होती है, हाइड उपकरण से जुड़ी रहती है। जीभ क्या होता है? हाइड उपकरण नाम का एक संरचना होती है, यहाँ पे हाइड उपकरण, उससे जुड़ी संरचना होती है, उससे जुड़ी रहती है। और जीभ का मुख्य कार्य क्या होता है? जीभ का मुख्य कार्य है, अपने अंदर से जो ध्वनि निकल रही है, उस ध्वनि को क्या करना है? उस ध्वनि को वाणी में बदलना होता है। जीभ का मुख्य कार्य क्या हो गया? ध्वनि को वाणी में बदलना। ये इसमें इतना ध्यान में रखना है। 3 चीजें बढ़ चुके हैं मुख के अंदर। जबड़ा 2 प्रकार का, ऊपरी और निचली। ऊपर 3 प्रकार की हड्डी, नीचे वाला 1 प्रकार की हड्डी। ऊपर वाला स्थिर है, नीचे वाला गतिशील। फिर तालु, ऊपर वाला मांसल संरचना होती है, इसके अंदर जीभ, तालु और जीभ के बीच में एक मांसल संरचना होती है, जिसे वल्वा कहते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? वॉमिटिंग होती है ना, उल्टी, उल्टी को नियंत्रित करने में काम आता है। उसके बाद में जीभ, जीभ हाइड उपकरण से जुड़ी रहती है, निचले तालु में स्थिर होती है, और इसका मुख्य कार्य क्या है? ध्वनि को वाणी में बदलना होता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। अब देखो, हमने क्या पढ़ा? जबड़ा पढ़ लिया, तालु पढ़ लिया, जीभ पढ़ ली, और फिर लार ग्रंथि। लार ग्रंथि का मुख में पाई जाती है, ठीक है। लार ग्रंथि वाले पढ़ रहे हैं। लार ग्रंथि मुख में पाई जाती है, तो क्या करती है? मुख्यतः लारस स्त्रावित करती है,
एक ध्यान में रखना, लार ग्रंथि क्या करती है, लारस स्त्रावित करती है, जिसका मुख्य कार्य क्या होता है, जब खाना खा रहे हैं उसको लसलसा बनाना होता है, मतलब लचीलापन, लचीला टाइप में उसको बना देती है। ठीक है, तो लारस होता है, लारस कहाँ से स्त्रावित होता है, अगर कहाँ से पूछे तो अगर मुख का ऑप्शन है, मुख में है, मुख नहीं है तो लार ग्रंथि है, तो लार ग्रंथि से स्त्रावित होता है। ठीक है, जगह पूछे तो मुख होगा, मुख से लारस आएगा। अगर इसका पेज का मान पूछ सकता है आपसे, लारस का पेज कितना होता है, ये ध्यान में रखना, लारस का पेज कितना होता है, 6.8, और 6.8 होता है तो क्या होता है, कैसा होता है, हल्का अम्लीय होता है। देखो पीएच स्केल पढ़ी है हमने, याद रखना पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल क्या होता है, ऐसा बना होता है ना, बीच में 7 होता है, उसको क्या बोलते हैं, उदासीन। ठीक है, एक होता है वहां से अम्लीय स्टार्ट होता है और लास्ट में 14 तक होता है। एक स्केल होती है जिसमें नंबरिंग होती है 1 से 14 तक, उसको पीएच स्केल बोलते हैं। और पीएच स्केल की खोज किसने, पता है, कुशांत, सॉरी कुशांत नहीं, सोर्स ने उसकी खोज की थी। कुशांत तो उसका मतलब लिया गया है, शक्तिशाली होता है, कितना शक्तिशाली, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए हम जो पीएच स्केल काम में लेते हैं उसको पीएच स्केल कहते हैं, और जिसकी खोज सोर्स नामक वैज्ञानिक था, उसने की थी। ये हो गया, लारस हो गया, कहाँ से स्थापित होता है और क्या क्या होता है। लारस में क्या होता है, लारस में एक टाइलिन नामक एंजाइम होता है, ठीक है, एक लाइसोजाइम एंजाइम नामक एंजाइम होता है, ये दोनों लारस के अंदर पाए जाते हैं। जो मुख से लारस निकलती है, लस जो भोजन खाना खाते हैं हम, उस खाने के अंदर होता है ना, उसको मिलाने में काम आता है, उसमें मिल जाता है। मिलने के बाद क्या करेगा, जो टाइलिन आपका टाइलिन एंजाइम क्या करेगा, जो स्टार्च होगा, स्टार्च क्या होता है, स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट जैसे C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसको क्या करेगा, माल्टोस में बदलेगा, और स्टार्च को माल्टोस में बदलने की प्रक्रिया, मतलब कार्बोहाइड्रेट का पाचन। देखो पूछ सकता है क्वेश्चन, क्या पूछेगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से हुआ, स्टार्च, स्टार्च माल्टोस में बदला, कहाँ पे, मुख में, किसने बदला, टाइलिन नामक एंजाइम, कहाँ से निकलता है, लारस में, स्टार्ट कहाँ हुआ, मुख में। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से स्टार्ट हो गया, आपके मुख से स्टार्ट हो गया ना, जो खाना खा रहे हैं ना, खाने में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका पाचन कहाँ से स्टार्ट हो गया, मुख से। और वैसे पाचन स्टार्ट होता है आपका छोटी आंत से, ध्यान में रख लेना। पाचन के बारे में डिटेल से पूछे ना, तो पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो छोटी आंत से होता है। और वैसे पूछे कि भाई मुख में है या फिर खाने का, जो खाना खा रहे हैं, अंतःकरण भोजन किया, उसका पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, मुख से। मुख में क्या होता है, स्टार्च, स्टार्च को माल्टोस में कौन बदलता है, कार्बो टाइलिन नमक एंजाइम होता है। स्टार्च क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट एक ऊर्जा का रूप होता है, फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, मैं लिख भी रहा हूँ आपके यहाँ पे, देखो लिखा हुआ मिल जाएगा आपको यहाँ पे, आराम से वीडियो को पॉज करना और देख लेना, जो भी लिखा हो ना आराम से देखना इस चीज को। टाइलिन नमक एंजाइम होता है, किसमें होता है, लार ग्रंथि में, लार ग्रंथि लारस में होता है। लारस में क्या होता है, टाइलिन, ये क्या करता है, स्टार्च को माल्टोस में बदलेगा, आपका जो स्टार्च है उसको माल्टोस में बदलेगा। ठीक है, स्टार्च क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च को हम कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हो, आप क्या बोल सकते हो, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट होता है ना। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का रूप होता है ना, जब प्रकाश संश्लेषण में पढ़ा था ना हमने, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। फॉर्मूला देखा था हमने इसका, क्या देखा, C6H12O6, ये इसका फॉर्मूला देखा था हमने। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट है, उसको माल्टोस में कौन बदल रहा है, टाइलिन नामक एंजाइम बदलेगा। और टाइलिन नामक जो आपका एंजाइम है कहाँ पे होता है, लारस में। लारस कहाँ से, लार ग्रंथि से। लार ग्रंथि कहाँ से, मुगुआ में। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का पतन कहाँ से स्टार्ट हो गया, मुगुआ से हो गया। इटालियन नामक एंजाइम के साथ साथ में एक लाइसोजाइम एंजाइम भी होता है। अब जैसे हम खाना खा रहे हैं, मच्छर अंदर चला गया, कवक फफूंद छोटे छोटे जो जीव होते हैं वो अंदर जाते हैं, पता है, उसको बचाने के लिए, सूक्ष्म जीव है उसको बचाने के लिए एक लाइसोजाइम एंजाइम होता है, वो उसको काम, जो हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं, खाने के साथ बदबूदार होते हैं, जो खाने के साथ सूक्ष्म जीव अंदर जाते हैं, उसको वो वहीं पे नष्ट कर देता है, मुख के अंदर ही। ठीक है, तो लाइसोजाइम एंजाइम में उसका क्या काम होता है, जो हानिकारक सूक्ष्म जीव है उसको नष्ट करना होता है। ठीक है, उसके बाद में जो लारस मिलेगा, खाना खाएंगे चबाएंगे तो रस रस सा बन जाता है ना, रस से जुड़ा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, बोलस, लुगदी के समान। जैसे लुगदी बनाते हैं ना किसी चीज को कूट कूट के, वैसे उसकी लुगदी हो जाती है, उस लुगदी समान खाना होता है, उसको क्या बोलते हैं, बोलस कहते हैं। ये भी आपको पूछ सकता है, एक एक नंबर की क्वेश्चन है ना, वो बता रहा हूँ। ठीक है, इतना ध्यान में रखना है। तीन चार चीज हो गई, जबड़ा हो गया, तालू हो गया, जीभ हो गया, और लार ग्रंथि हो गई। ठीक है, उसके बाद में पढ़ते हैं दांत। अब देखो दांत क्या होता है, 32 दांत होते हैं, पता है सब। बचपन में जब जन्म लेते हैं, दो दांत आते हैं, आगे वाले फिर नीचे वाले, लेकिन इन दांतों को भी अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे दांत को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। ये ध्यान में रखना है, दांत को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। चारों के नाम याद रखना है, नाम बोल रहा हूँ, ध्यान में रख लेना। सबसे पहले आपको जो दांत आएगा उसको क्या बोलते हैं, कर्तनक। ठीक है, दूसरा, 4 भागों में तो बांटा गया है, पहला कर्तनक है, दूसरा आएगा रत्नक, ठीक है, तीसरा आएगा अग्रचौड़नक,
और चौथा आएगा चौड़नक। तो 4 प्रकार के दांत होते हैं मुख में। मुख का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। दांत दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, कर्तनक, रत्नक, अग्र चौड़नक और चौड़नक। अब इनकी संख्या कितनी होती है? संख्या भी याद रखनी होगी। संख्या को याद करने के लिए हम एक दांत का एक फॉर्मूला यूज करते हैं, दंतसूत्र बोलते हैं उसे। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं दंतसूत्र क्या होता है। एक होता है दंतसूत्र, इसके बारे में आपसे पूछ सकता है कि दंतसूत्र क्या है। तो दंतसूत्र हिसाब से याद कर लेना। अगर गिनती आती है तो 21 के बाद में कितना आता है? एक छोड़ के 23। एक छोड़ा ना, तो एक बार और लिख दो। एक ही तो छोड़ा है, 21 आता है, एक छोड़ दिया, फिर कितना लिखा? 23। एक छोड़ा, एक बार और लिखो, इसको बट्टे में लिखा के एक बार और लिख देते हैं। 21 और 23 कितनी बार लिखा? 2 बार लिखा ना, तो 2 से गुणा कर दोगे। तो फिर हमने उसको 2 से गुणा किया। ये क्या हो गया? आपका दांत का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, क्या बना? 21 23 बटा 21 23 इंटू 2। अब देखो इसमें सारे दांत आ जाएंगे जो हमने लिखे हैं, चारों प्रकार के दांत। तो 4 लिखे हैं ना अक्सर, 1 2 3 और 4 प्रकार के लिखे हैं ना, चारों दांत आ जाएंगे। सबसे पहले क्या है? कर्तनक। ये तो कर्तनक की संख्या हो गई। दूसरा है रदनक, ये तो दो के कर्तनक रदनक, ये आ गया। अगर चौड़नक और ये चौड़नक हो गया। ठीक है, ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। अब इनकी संख्या 32 कैसे होती है? 32 काउंट करनी है हमें, है ना। अब देखो यहाँ पे बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान में रखना। हाँ देखो, मैं नीचे वाला जबड़ा ले रहा हूँ आपको। जैसे मान लो ये आपका नीचे वाला जबड़ा है, ठीक है। इसका मैंने 2 टुक किए, एक ऊपर वाला अलग हो गया, नीचे वाला अलग हो गया। अब मैं समझा रहा हूँ ना। इसके मान लो बीच में से 2 टुक ऐसे कर दिए, बीच में से। आपका इसका बीच कैसा ले लिया। अब 4 दांत है ना आपके, 4 दांत ले रहा हूँ। सबसे पहले कितने? कर्तनक कितने दे रखे? 2। तो ये लो, 1 और 2, ये क्या हो गया? आपके कर्तनक। ठीक है, फिर कितना दे रखा है? रदनक कितना? 1, ये हो गया 1 रदनक, ये रत्न हो गया। फिर अगर चौड़नक कितने दे रखे? 2। इसके आगे कितने लिखेंगे? 1 और 2, ये 2 क्या हो गए? फिर अगर चौड़नक। ठीक है, आगे कितना दे रखा है? चौड़नक कितने दे रखे? 3। तो इसके आगे कितने लिखेंगे? 1 2 और 3, ये लो तीनों, ये तीनों क्या हो गए? ये चौड़नक हो गए। ठीक है, एक चीज हो गई ना लाइन पूरी। ठीक है, चारों दांत आ गए ना। आगे वाले इसी में एक साइड की इसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर नीचे वाला वो लिखा है, तो ये इस साइड का लिखा हुआ है। आधा हिस्सा की बात की, आधा हिस्सा और बात में। जैसे इधर लिखा वैसे ही देखो। सबसे पहले कर्तनक कितने लिखे? 2, ये 2 कर्तनक, फिर 1 रदनक, ये 2 अगर चौड़नक और 3 फिर चौड़नक। अब इसको काउंट करो कितने होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। टोटल दांत कितने हो गए? 16। एक जबड़े की बात कर रहे हैं, नीचे वाले की। 16 हो गया ना ये। अब आगे देखो, मैंने 2 से गुणा किया है, मतलब ऊपर वाला जबड़ा। 2 से गुणा किया ऊपर वाला जबड़ा, तो ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो 16। 16 को 2 से गुणा करेंगे तो 32। नीचे वाले में भी 16 और ऊपर वाले में 16। ठीक है, तो दांत की टोटल दांत कितने हो गए आपके? ये 32 हो गए। इतना ध्यान में रखना, दांत 4 प्रकार के होते हैं। एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ लास्ट में। दांत में अगर पूछे तो आपसे, भाई बच्चों का दंतसूत्र क्या होता है, आपसे पूछ ले। मान लो भाई ये तो 32 दांत बता दिए, छोटे बच्चे होते हैं ना, उसमें भी दांत होते हैं, तो उसका भी बताओ हमें। ठीक है, तो चलो बच्चों का दंतसूत्र देखते हैं क्या होता है। बच्चों का दंतसूत्र क्या होगा? बच्चों का अगर दंतसूत्र पूछे आपसे, उसको लिख देना आप। क्या लिखोगे? 2102 2102 इंटू 2, ये आपका बच्चों का दंतसूत्र होता है। तो कितना हो गया? 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 ऊपर वाले में हो गए और 5 नीचे वाले में हो गए। ठीक है, तो 10 हो गए ना टोटल। एक जबड़े में कितने हो गए? 10, और 2 से गुणा किया है, 2 से गुणा करेंगे तो कितने हो गए टोटल? 20। तो बच्चों में कितने दांत होते हैं? 20। जो ये 20 दांत होते हैं ना, इनको एक नाम और दे रखा है, द्विबार दंती। द्विबार दंती। अब आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो बच्चों में होता है या फिर मानव में होते हैं द्विबार दंत, 2 बार आने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 20 होती है। ठीक है, बाकी बच के जो 12 दांत बच गए वो बाद में आते हैं। अब इसमें कितने दांत हैं जो लास्ट में आते हैं? देखो 2 दांत होते हैं। अगर चौड़नक, नाम लिख रहा हूं यहाँ पे, देख लेना। अगर चौड़नक एक होता है चौड़नक, तो 8 दांत तो है अगर चौड़नक के। ठीक है, और 4 होते हैं चौड़नक के। ये दांत हैं, ये आपके आएंगे
25 से 27 साल की उम्र होती है उसके अंदर आता है। ये और बात ध्यान में रख लेना। ये धातु के बारे में बात हो गई, ठीक है। अब इसके बारे में, मुख के बारे में सारी चीजें हो गई। मुख के अंदर देखो, जबड़ा पढ़ लिया, ऊपर निचला, 3 हड्डी ऊपरली होती हैं, प्रोमेक्सिला, मैक्सिला और पेलेंटाइन। एक नीचे वाली हड्डी होती है डेंटाइन, जो गतिशील होती है, ऊपर वाली स्थिर होती है हमेशा। इसके बारे में पढ़ते हैं। तालु के बारे में पढ़ लिया। वॉल के बारे में, जो उल्टी को नियंत्रित करता है, उसके बारे में पढ़ लिया। उसके बाद जीभ के बारे में पढ़ लिया, हाइड्रो नामक उपकरण से जुड़ी रहती है और उसका मुख्य कार्य क्या होता है, जो नीचे से अंदर से पेट से ध्वनि निकल रही है, आवाज आ रही है, उस आवाज को वाणी में बदलना होता है। उसके बाद में लार ग्रंथि पढ़ ली। लार ग्रंथि में लारस निकलता है। लारस का जो पीएच मान पड़ा 6.8 होता है, हल्का अम्लीय होता है। उसके बाद में पढ़ा हमने, उसमें 2 एंजाइम पाए जाते हैं। 2 एंजाइम मुख्यतः उसका ध्यान रखना है, एक टैलिन होता है, एक लाइसोजाइम होता है। टैलिन का मुख्य कार्य क्या होता है, जो आपकी स्टार्च होती है उसको माल्टोज में बदलना। और स्टार्च में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से स्टार्ट होता है। और जो आपका लाइसोजाइम एंजाइम होता है, वो क्या करेगा, जो सूक्ष्म हानिकारक जीव है उसको नष्ट करेगा और आगे बढ़ाएगा। उसके बाद में दांत, 4 प्रकार के दांत होते हैं, अटनक, अदनक, अग्रचर्णक और चवर्णक। चारों का फॉर्मूला हो गया, बच्चों का फॉर्मूला हो गया। दंतसूत्र, बच्चों में दांत होते हैं 20, मानव में होते हैं 32। बड़े वयस्क में 20 दांत होते हैं, 2 बार आते हैं मानव में, इसलिए इसे द्विबारदंती भी कहते हैं। ये हो गया पूरा, ठीक है। अब नेक्स्ट है, इसके बाद में हम देखो, मुख पढ़ लिया, लार ग्रंथि हो गई। इसके बाद में हम एक ग्लोटिस है, इसमें ज्यादा ध्यान में नहीं देना है, इतना ध्यान में रखना ग्लोटिस होता है क्या है। ये होता है जब खाना खाते हैं तो श्वास नली होती है उसको बंद करेगा, तो श्वास बाकी के टाइम क्या करता है, आहार नाल है उसको बंद करता है। उसके बाद में ग्रास नाल। अब हम ग्रास नाल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। मुख हो गया आपका, आगे देखते हैं। मुख के बाद में नासा द्वारा श्वास नली में काम आने वाली लार ग्रंथि हो गई। ग्लोटिस का ध्यान में रखना है, एपिग्लोटिस नामक संरचना पाई जाती है, जो आहार नाल और श्वास नाल होते हैं उसको बंद और चालू करने का काम होता है। उसके बाद में पढ़ते हैं ग्रास नाल, ठीक है। ग्रास नाल क्या होता है, ग्रास नाल होता है आपका जो ग्रसनी है और अमाशय है उसको जोड़ने का काम करती है, ठीक है। मुख हुआ, वह अमाशय को जोड़ने का काम करती है, अमाशय को जोड़ने का काम करती है। मुख और अमाशय को जोड़ने का काम करती है ग्रास नाल। इसकी लंबाई कितनी होती है, लंबाई बता चुका हूं पहले भी, फिर से ध्यान में रख लेना। 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, 25 सेंटीमीटर। इसमें क्या पाया जाता है, श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है ना, श्लेष्मा। इसकी जो दीवार होती है, भित्ति होती है इसके पास, ये यहाँ पे क्या होता है, श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है। श्लेष्मा ग्रंथि ग्रास नाल के अंदर वो क्या करती है, जब हम खाना खाएंगे, इसके अंदर जो खाना आएगा उस खाने की जो गति होती है, खाने की गति, ये पूछ सकता है आपसे, खाने की गति, उस गति का नाम होता है कर्मानुकुंचन। कर्मानुकुंचन बनाती है, उस खाने की गति को कर्मानुकुंचन बनाते हैं, ताकि आसानी से हम जो खाना खा रहे हो आसानी से नीचे गले में आएगा और अमाशय में आ सकता है। बस इतना ही ध्यान में रखना है इस ग्रास नाल को, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट है अमाशय। अमाशय क्या होता है, देखो, शरीर का सबसे चौड़ा भाग होता है, ठीक है। शरीर का सबसे चौड़ा भाग क्या होता है, अमाशय होता है। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत की। आसपास है दोनों, ध्यान में रख लेना, आसपास। अमाशय चौड़ा भाग, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, ठीक है। अब अमाशय होता है शरीर का सबसे जो चौड़ा भाग होता है, इसके अंदर 3 प्रकार की ग्रंथियां होती है, जो इसकी जो भारी अंदरी भित्ति है। देखो, अमाशय के अंदर जो अंदर वाली भित्ति होती है ना, यहाँ पे 3 प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है। अमाशय के अंदर कितनी होती है, 3 प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है, ये ध्यान में रख लेना है। एक श्लेष्मा ग्रंथि होती है, ऑक्सीटिक होती है, एक पायरोलेसेविक ग्रंथि होती है। 3 प्रकार की ग्रंथि होती है। श्लेष्मा ग्रंथि क्या करती है, श्लेष्मा ग्रंथि वही काम करती है जो यहाँ पे ग्रास नाल में कर रही थी। श्लेष्मा रस स्रावित करेंगी, जो इसके अंदर जो खाना आएगा उसका क्या करेंगे, लुगदी के समान लस-लसा भोजन बनाएंगे, लुगदी के समान भोजन बना देगी, ताकि आसानी से वह उसका पाचन हो सके। इतना ही काम होता है श्लेष्मा ग्रंथि का, नाम याद रखना है श्लेष्मा ग्रंथि। उसके बाद में होता है आपकी ऑक्सीटिन कोशिका। ऑक्सीटिन कोशिका से ऑक्सीटिन ग्रंथि स्थापित होती है। उसमें क्या होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक आपका जो अम्ल होता है, सबसे प्रबल अम्ल होता है HCl, उसका स्रावित करती है। तो HCl का स्रावन कहां से होता है, अमाशय से। अमाशय में कहां होता है, ऑक्सीटिन जो ग्रंथि होती है वहां से होती है, इतना ध्यान में रखना। ऑक्सीटिन जो कोशिका होती है उसकी जो ग्रंथि है, वहां से HCl का स्रावन होता है, ये ध्यान में रखना है। उसका पीएच मान, पीएच बता ना अभी, सोर्स नमक वैज्ञानिक ने उसकी खोज की थी। 7 से जितना भी कम होगा उतना ही प्रबल अम्ल होगा। इसका पीएच मान होता है 1 से 3 तक, सबसे प्रबल अम्ल होता है, ये ध्यान में रखना है। और ये अम्ल क्या करेगा, अमाशय में जब खाना आएगा तो इसमें अम्ल मिल जाएगा। अम्ल मिलते क्या करेगा, यहाँ से क्या मिला, लारस, मुख से कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ, ठीक है। स्टार्च को माल्टोस में बदला उन्होंने, वो आया, उसमें क्या करेगा, ये उस लारस का जो है उसका असर है, जो असर हो रहा है खाने में लारस का, उसको कम करके उस भोजन को क्या करेगा, फिर अम्लीय बना देगा।
और जो इसमें अंदर जो जठररस स्रावित हो रहा है, यहाँ से यकृत से जो जठररस आएगा उसको बढ़ा देगा ताकि भोजन का पाचन हो सके। ये इतना ध्यान में रखना है। ऑक्सीजन HCl का इस्तेमाल करते हैं, जो सारी चीज लिखी हुई है, हर चीज है पूरी लिखी हुई है, आराम से पहुंच करके आराम से लिख लेना, वरना पीडीएफ आपको मिल जाएगी। HCl का इस्तेमाल करती है, पीएच मान 1 से होता है, लारस को जो खन है वो होता है उसको खत्म कर देगा। ठीक है। फिर तीसरी ग्रंथि होती है यहाँ पे पाइलोसिक ग्रंथि पाई जाती है। पाइलोसिक ग्रंथि क्या करती है, इसमें ये जो 3 प्रकार के एंजाइम है उसका इस्तेमाल करती है। इसमें 3 प्रकार के एंजाइम आएंगे, एक आएगा पेप्सिन, दूसरा आएगा रेनिन, एक गैस्ट्रिक, तीसरा आएगा गैस्ट्रिक। 3 प्रकार के एंजाइम आएंगे, गैस्ट्रिक लाइपेज आएगा। ठीक है। तो ये गैस्ट्रिक लाइपेज कहाँ से होता है, जो पाइलोसिक ग्रंथि है, अमाशय के अंदर जो पाइलोसिक ग्रंथि है वह 3 प्रकार के एंजाइम निकालती है। कौन कौन से, पेप्सिन, रेनिन और पाइलोसिक एंजाइम, लाइपेज एंजाइम। अब इन तीनों का काम क्या होता है, पेप्सिन क्या काम करेगा, अब जो पेप्सिन है, अब जो खाना खाएंगे उसमें प्रोटीन आएगी। ठीक है। तो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है, याद रख लेना। तो पेप्सिन का मुख्य कार्य क्या हो गया, प्रोटीन है, प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलना। ठीक है। फिर रेनिन, जैसे हम दूध आप पीते हैं, दूध में क्या होता है, केसिन प्रोटीन होती है, उसको क्या करता है, रेनिन होता है, जो केसिन प्रोटीन होती है उसको पैराकेसिन प्रोटीन में बदलने का काम करता है। ये भी लिखा हुआ है देखो, रेनिन होता है, दूध के अंदर जो केसिन प्रोटीन होती है उसको पैराकेसिन प्रोटीन में बदलने का काम करता है। तो दूध का पाचन करने के लिए कौन सा एंजाइम सहायक होता है, रेनिन। ठीक है। फिर बच गया आपका गैस्ट्रिक लाइपेज। अब जो वसा रहती है, खाने के अंदर जो वसा होता है ना, फैट, उसका पाइसीकरण करता है, वो कौन करता है, गैस्ट्रिक लाइपेज। ये 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, किसके अंदर होते हैं, अमाशय के अंदर। ये ध्यान में रखना है। एक चीज और ध्यान में रखना है, हमेशा अमाशय में क्या होता है, वसा का पाचन नहीं होता है। इस चीज का ध्यान में रख लेना। प्रोटीन और वसा का पाचन अमाशय में नहीं होता, उस स्टार्च से हो गया उसमें होता है। ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पे पाचन हो जाता है, इतना ध्यान में रख लेना। अब एक छोटी सी बात और है, उसको ध्यान दे लेना। छोटी सी बात है, जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इसमें होती है, अमाशय में होती है, अमाशय की बात कर रहे हैं ना, इसमें 2 प्रकार के ग्रंथ हार्मोन भी निकलते हैं, हार्मोन की बात कर रहे हैं। देखो एंजाइम पढ़ रहे हैं साथ साथ में, लारस का एंजाइम पढ़ लिया, टाइलिन और लाइसोजाइम पढ़ा है। ठीक है। अब इसके अंदर 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, पेप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिक। अब इसके अंदर से एंजाइम आएंगे, छोटी आंत के एंजाइम आएंगे, वो आगे बढ़ेंगे। 5 एंजाइम हो चुके हैं, उसका नाम याद रख लेना, पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक और टाइलिन और लाइसोजाइम। 5 एंजाइम होंगे, 5 का कार्य बता चुका हूँ, लिखा हुआ बोर्ड पे, पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ में देख लेना, सभी एक एक चीज की पीडीएफ मिलेगी आपको, डिटेल से हाथ से लिखी पीडीएफ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे जाके उसको देख लेना। ठीक है। अब इसमें ग्रंथि होती है 2 प्रकार की, एक होता है गैस्ट्रिक हार्मोन होता है, एक तो गैस्ट्रिक हार्मोन होता है, और दूसरा होता है एंट्रोगेस्ट्रिन। एक तो गैस्ट्रिक और दूसरा होता है एंट्रोगेस्ट्रिन। ये 2 प्रकार के हार्मोन है, ये कहां से होते हैं, अमाशय से। अब इसका काम क्या होता है, गैस्ट्रिन क्या करता है, ये तो आपका जो जठररस है, जठररस इसको बढ़ाने का काम करेगा, और जो इंट्रोगेस्ट्रिन है ये इसको कम करने का काम करता है। गैस्ट्रिक है, छोटा नाम है तो बड़ा काम करेगा, और बड़ा नाम है तो छोटा काम करेगा। तो गैस्ट्रिक है, जठररस को बढ़ाएगा, ये ध्यान में रखना, ये बढ़ाने का काम करता है, और ये जठररस को कम करने का काम करेगा, जठररस को कम करना। और ये सब कम होगा, जठररस अपना काम कब करेगा, जब HCl, देखो यहाँ पे मैंने बताया आपको HCl है, वो क्या करेगा, खाने में मिलके जो लारस है ना, लारस का मान कम करेगा। लारस का कितना होता है, उसको कम करेगा तो जठररस अपना प्रभाव दिखाएगा। ठीक है। मुख हो गया, ग्रसनी हो गई, ग्रासनाल हो गया, अमाशय हो गया, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। एक ग्रंथि पढ़ लिया, 3 अंग पढ़ लिए। अब यकृत और अग्नाशय 2 ग्रंथि बच गई, और छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदादार 3 पढ़ आपके अंग बच गए, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ध्यान रखना। और इन सब की जो लिखी है, जितना पढ़ा है, सबकी पीडीएफ चाहिए आपको, हस्तलिखित पीडीएफ चाहिए या कंप्यूटर लिखित, जो भी पीडीएफ चाहिए, उस पीडीएफ के लिए आपको अपना जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जाना है, एमजे एजुकेशन सेंटर पे जाना है, और वहां पे दोनों पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से देख लेना और वहां से आपके सारे नोट्स बना लेना। ठीक है। ओके, ध्यान रखिए।